टू एवरीवन। देखिए, मेंसुरेशन के पार्टीशन में आप सर्कल का पार्टीशन पढ़ चुके हैं। बात करेंगे सिलेंडर की, जिसे हिंदी में आप कहेंगे बेलन। ठीक है, मैंने कहा कि फार्मूला कोशिश करना है इन्वेंशन करने के लिए, आपको चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी। फार्मूला अगर आप रट रहे हैं तो फिर आपके लिए समस्याएं है ना। तो सबसे पहले हम बेलन बना लेते हैं। हम इसके फार्मूले देखेंगे 1 बाई 1। क्लियर है? ये यहाँ आपने ऐसे कर दिए इस पार्टीशन को। चलिए, तो पहला फार्मूला आपसे ये पूछा गया कि बेलन का आयतन। पहला फार्मूला आपसे पूछा गया बेलन का आयतन। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा फार्मूला इन्वेंशन करना आना चाहिए। अभी जब आपको क्वेश्चन मिलेंगे तब आपको मोर एंड मोर कंफ्यूजन होगा कि कैसे सारी चीजें क्लियर करें। चलिए, तो अगर हम क्षेत्रफल की बात करते तो क्षेत्रफल के लिए नेसेसरी कंडीशन है लंबाई होना चाहिए और चौड़ाई होनी चाहिए, 2 डायमेंशंस होनी चाहिए, तब आप क्षेत्रफल की गणना करते हैं। आयतन में वही चीजें कंसीडर होती है एक्स्ट्रा कि लंबाई के साथ चौड़ाई हो, वो तो रहेगा ही, इसके साथ ऊंचाई का जिक्र हो या फिर मोटाई का जिक्र हो, दोनों चीजें एक है ना। आप जब क्यूब या क्यूबाइड पढ़ेंगे तो वहां पे विड्थ से मतलब है, वहां मोटाई से मतलब है, लेकिन आप जब ये सिलेंडर या फिर कोन पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि आपको वहां पे हाइट से स्पेशली मतलब रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर बेलन के आयतन की बात करें तो इसमें एक चीज एक्स्ट्रा जुड़ी। क्या जुड़ी? ऊंचाई, हाइट पार्टीशन। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी चीज का हमको आयतन चाहिए तो मैं कह सकता हूं कि अगर देखिए V फॉर वॉल्यूम, किसी भी चीज का अगर हमें आयतन चाहिए तो मैं कहूंगा क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। हालांकि ये कोई जनरल फार्मूला है नहीं, सारी चीजें इन्वेंशन की गई हैं, तो आपको इन सारी चीजों के बारे में धीरे धीरे पता चल जाएगा कि अगर बेलन का आयतन चाहिए तो आप कह सकते हैं क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। देखिए, ये इसलिए अभी समझाया जा रहा है क्योंकि जब न्यूमेरिकल पार्टीशन आएगा तो वहां पे आपको बहुत सारे कंफ्यूजन होने वाले। वो इसलिए नहीं कि क्षेत्रफल दिया गया कि नहीं दिया गया, अभी अब आधार के क्षेत्रफल की बात करेगा, फिर शीर्ष के क्षेत्रफल की बात करेगा, तो दोनों ही कंसिडरेशन में वॉल्यूम के फार्मूले यही लगाएंगे इसमें। ठीक है, आते हैं फार्मूले पर। फिलहाल हटा दीजिए इसको। मैंने क्या कहा कि अगर आपको वॉल्यूम चाहिए, सिलेंडर का वॉल्यूम चाहिए, तो आप कहेंगे कि मैंने कहा कि लंबाई चौड़ाई क्या हो सकती है इसकी। देखिए, अगर हम बेलन की बात करें, समझने की बात है इसमें कि इसमें स्पेशल कंडीशन क्या है? हाइट है। ठीक है, अगर ये रेक्टेंगल होता तो उसमें लंबाई चौड़ाई होती। चूंकि ये सर्कुलर पार्टीशन है इसलिए इसमें लंबाई भी r और चौड़ाई भी r। ठीक है, ये देखिए ये पिचका हुआ हिस्सा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसे फिगर नहीं है। ये अगर हम किसी पार्टीशन को उठाएं, मैंने कहा कि मोटा सा अगर मैं पाइप ले लूं तो उसको अगर आपको बोर्ड पे दिखाना हो तो पिचका हुआ हिस्सा दिखाएंगे, बोर्ड के बाहर सारी चीजें नहीं दिखा सकते। बट यहाँ पे ये एक्चुअल में उभरा हुआ हिस्सा है कि ये मैंने सिलेंडर ऐसे रखा है लेकिन प्रैक्टिकली सिलेंडर ऐसे है, तो आपको सरफेस आगे वाला दिखेगा, बोर्ड पे चीजें बाहर बोर्ड के हम नहीं कर सकते, इस वजह से हमें ये चीजें पिचका हुआ लग रहा है, लेकिन पिचका हुआ नहीं है। अगर इसके सेंटर से लंबाई r यहाँ है तो बिल्कुल r इसकी चौड़ाई होगी। ठीक है, तो मैंने कहा अगर आधार का क्षेत्रफल निकालना होता मुझे कि केवल इस पार्टीशन का क्षेत्रफल निकाले तो आप कहते हैं पाई r स्क्वायर। अच्छा, लंबाई गुणे चौड़ाई तो r इंटू r स्क्वायर कर दिया। आपके दिमाग में होगा पाई वाला जो है फंक्शन एक्स्ट्रा कहां से आया। तो आपने जब एरिया ऑफ सर्कल पढ़ा तो मैंने वहां बताया कि जब भी सर्कुलर सरकमफ्रेंस रहेगा, जब भी सर्कुलर परिधियां रहेंगी, वृत्तीय परिधियां रहेंगी, तो उस कंडीशन में हम डायमेंशंस के साथ साथ पाई का एक्स्ट्रा गुणा करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है पाई r स्क्वायर जो निकाला गया वो किसके लिए? केवल और केवल आधार पार्टीशन के लिए, मतलब इसका क्षेत्रफल है। लेकिन चूंकि ये बेलन है, बेलन 3 डायमेंशनल होता है, इसका मतलब है क्षेत्रफल के साथ साथ एक अतिरिक्त पार्टीशन रहेगा, वो रहेगा ऊंचाई। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए बेलन का आयतन बताइए तो आप कहेंगे देखिए लंबाई क्या है? r है, चौड़ाई क्या है? r है, ठीक है, ऊंचाई क्या है? h है। लेकिन चूंकि कई सारे सर्कुलर फंक्शन से मिलकर के ये बना, देखिए ये जो आपको सर्कल दिख रहा है ये ऐसा नहीं कि 2 सर्कल है, नहीं, इस जैसे पता नहीं कितने सर्कल इसके अंदर हुए होंगे तब जाकर के ये पाइप का निर्माण हुआ होगा। इसका मतलब है इस सर्कुलर सरकमफ्रेंस की वजह से एक अतिरिक्त गुणा होगा जिसे हम कहेंगे पाई।
तो इसका मतलब फार्मूला बन के हमारा तैयार हुआ, आप कहेंगे पाई पहले आर स्क्वायर ऑफ एच। ये हो गया नॉर्मल फार्मूला, जिसे आप मेमोराइज करते हैं, इससे आप रटते हैं कि फार्मूला ऐसे बनना चाहिए। अब सवाल ये है कि फार्मूले को थोड़ा सा और ब्रेक करना जरूरी है, क्योंकि अब जो है जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे पुराने जो तौर तरीके हैं वो जो है चेंज होंगे। नॉर्मल वे में सीधे आपसे नहीं पूछा जाएगा बेलन का आयतन, या फिर गिवन डाटा में नॉर्मल नहीं दिया जाएगा कि आपको बेलन का आयतन निकालना है। मैंने आर दे दिया, एस दे दिया, तो सारी चीजें आपके लिए रख दी गई, तो फिर आप हर कोई कंसिडर कर लेगा, परिवर्तन थोड़ा सा आएगा। मैंने कहा वॉल्यूम में परिवर्तन करते हैं, मैंने लिखा पाई आर स्क्वायर और एच को बाहर कर दिया, ठीक है। इससे आया पाई आर स्क्वायर क्या है, क्षेत्रफल है, और गुणे एच क्या है, ऊंचाई, ठीक है। और ये वी फॉर वॉल्यूम, या फिर कह दिया आपने आयतन। तो यहां से दो तरीके के फार्मूले बनते हैं। देखिए एक्चुअल फार्मूला तो यही है, नो डाउट इसमें, लेकिन न्यूमेरिकल पार्टीशन में इस फार्मूले का इस्तेमाल ज्यादा होगा। तो यह आपको चीजें आनी चाहिए कि पाई आर स्क्वायर, वो आप आधार का क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, टॉप का भी क्षेत्रफल कह सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है ना। लेकिन इस चीज का ध्यान रखिएगा, पाई आर स्क्वायर को जब भी आप अलग से कंसीडर करेंगे तो वो आधार का क्षेत्रफल है और ऊंचाई वाला पार्टीशन सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो बेलन के आयतन के फार्मूले दो तरीके से कंसीडर कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, और ये v इज इक्वल टू क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। अभी समझ में आएगा इनका क्या क्या रोल है। तो पहला फार्मूला तो आयतन का हो गया, मेरे हिसाब से इसमें समस्या नहीं आनी चाहिए। समस्या कहां पे आती है, आप कहेंगे कर्व सरफेस एरिया। देखिए बेलन का आयतन हो गया, अब बात करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्रीय क्षेत्रफल। देखिए CSA, आप इसे लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसे हम कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर इसे कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। कई नाम है इसके, तो इस चीज को लेके आप परेशान नहीं होंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या। अच्छा, और बच्चे अभी भी यहाँ कंफ्यूज है कि कर्व्ड सरफेस एरिया और पेरीमीटर में अंतर है, जरा सा भी अंतर नहीं। अभी हम समझाएंगे क्यों नहीं है। मैंने कहा कि अगर किसी पेपर को आपने लिया, मान लेते हैं इन केस, चलिए किसी पेपर को मैंने लिया और मैंने कहा कि इसको फोल्ड कर देते हैं पेपर को, ठीक है। पेपर फोल्ड है, ये इस रूप में मिला है आपको, ये आपका बेलन है। मैंने कहा अब इसको जो है मैंने चाकू से कट कर दिया और इसको ओपन कर दिया, पूरा सरफेस को ओपन कर दिया इसे, ठीक है। मतलब पहले ये तो था जो है सिलेंडर ही, लेकिन मैंने जब इसको कट किया तो ये फिर A4 साइज में कन्वर्ट हो गया, जिसे आप क्या कहेंगे, रेक्टेंगल, ठीक है। क्या रोल है उसका भी समझ में आएगा आपको। तो मैंने कहा कि अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो मैं देखूंगा कि ये A4 शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल इस तरीके से। और पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हुआ ये पार्टीशन, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हुआ ये पार्टीशन। अब सवाल ये आता है कि जब आपसे पेरीमीटर की बात की जाती है कि पेरीमीटर आप कंसीडर करके बताइए, तो वहां पे समस्याएं ये रहती हैं कि पेरीमीटर आप सरफेस को कंसीडर करेंगे, लेकिन जब कर्व्ड सरफेस एरिया की बात आएगी कि भाई अब कर्व्ड सरफेस एरिया निकालिए, तो देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए जब भी क्षेत्रफल की बात आएगी तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का, तो देखिए क्षेत्रफल में हमेशा लंबाई और चौड़ाई का जिक्र होगा। समझते हैं इसे एक बार फिर से। मैंने कहा कि ये अपना हो गया सिलेंडर, मैंने अगर मुझे सिलेंडर का ये सरकमफ्रेंस चाहिए, क्षेत्रफल कैसे आएगा, सरकमफ्रेंस वाला पार्टीशन। तो देखिए इसको आपने कट किया, ये पूरा आपका ओपन हो गया। अब चूंकि ये सर्कुलर पैथ था तो ये ओपन हुआ, तो इस सर्कुलर पैथ की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, वो लंबाई होगी 2 पाई आर। देखिए अगर समझ नहीं पाए हैं तो फिर दिक्कत है, फार्मूला अगर क्रिएट नहीं कर सकते तो फिर न्यूमेरिकल पार्टीशन लगाया नहीं जा सकता 100%। फिर से मैंने कहा कि अगर ये इस सरफेस में है, देखिए सॉरी, अगर ये इस सरफेस में है, सर्कुलर है, तो ये होगा 2 पाई आर। सरकम भाई परिध की लंबाई क्या होगी, 2 पाई आर। मैंने अगर इसे ओपन कर दिया तब भी तो इस परिध की लंबाई 2 पाई आर है, जो रेक्टेंगल की लंबाई। क्लियर है? इसका मतलब है अगर ये पार्टीशन 2 पाई आर है तो ये पार्टीशन क्या होगा, हाइट, है ना। यहाँ पे
अगर ये 2 पाई आर है तो देखिए इसको मैंने क्या माना है, हाइट माना है, जो रेक्टेंगल में, आयत में विड्थ को दर्शाएगा, जिसे आप कहेंगे चौड़ाई। ठीक है, इसका मतलब है ये 2 पाई आर वाला पार्टीशन फोल्ड कर दिया तो पूरा ओपन हो गया, और ये वाला पार्टीशन क्या हो गया, एच हो गया। आपसे पूछा गया पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस पूरे पार्टीशन का आप क्षेत्रफल बताइए, तो आप क्या कहेंगे क्षेत्रफल के लिए कि लंबाई और गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई देखिए क्या है 2 पाई आर और इनटू चौड़ाई क्या है h। इसका मतलब आपका जो एक्चुअल फार्मूला निकल के आया वो आया 2 पाई आर h। क्लियर? देखिए फार्मूले के इन्वेंशन करने बड़े आसान हैं, लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको सारी चीजें ओपनली बताई जाएंगी कि फार्मूला बना कहां से, तो मेरा मानना है कि आप फंसने वाले नहीं है। ठीक है, तो 2 फार्मूले आप निकाल चुके हैं, एक आपने वॉल्यूम निकाला, एक आपने निकाला कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसे आप कहेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब तीसरा फार्मूला इसमें आता है TSA, टोटल सरफेस एरिया, जिसे आप कहेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए फिलहाल, मुझे तो ये लगता है, बाकी वो आप सबके विवेक पे डिपेंड करता है कहां तक आप समझ पाए हैं। चलिए अगला इसमें फार्मूला जो बनता है TSA, जिसे आप कहेंगे टोटल सरफेस एरिया या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अब गणना में कैसे करना है, सवाल वो फंसता है, मजा आएगा इसमें भी। मैंने कहा कि इसके लिए भी कंपलसरी है कि आप पहले एक बार बना ले। देखिए मैंने एक बार ब्लॉक फिर से बना लिया, देखिए बार बार इसलिए बना रहे हैं कि आपको फार्मूला क्रिएट करना आ जाए, बाकी डायरेक्ट तो हर कोई लगा भी सकता है, लगवा भी सकता है, वो हम भी कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए मैंने देखा कि यहां पे हाइट इसकी है h। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब समझिएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब देखिए एक सर्कल ऊपर है, एक सर्कल नीचे है, और इन दोनों के बीच में एक रेक्टेंगल पार्ट रखा गया। समझाते हैं कैसे, इधर देखिए एक सर्कल ऊपर मैंने मान लिया, एक सर्कल मैंने नीचे मान लिया, और एक रेक्टेंगल पार्ट है जस्ट इसके बीच में। क्लियर है? तो ये भी सर्कल ही, लेकिन मैंने क्या किया, ऊपर वाला पार्टीशन कट कर दिया, नीचे वाला पार्टीशन कर दिया, कट कर दिया, और इसको ओपन कर दिया। अभी मैंने आपको समझाया कि जो है सिलेंडर को मैंने कैसे ओपन किया। ठीक है, तो इसका मतलब है इस सर्कल का क्षेत्रफल प्लस इस रेक्टेंगल का क्षेत्रफल प्लस नीचे वाले सर्कल का क्षेत्रफल, इसे आप कहेंगे बराबर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए मुझे लगता है क्लासरूम में भी इतने अच्छे से प्रॉब्लम डिस्कस नहीं की गई अभी तक। ठीक है, चलिए फिर से एक बार समझते हैं। मैंने कहा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए किसका, सिलेंडर का। तो आपने देखा ये सिलेंडर वाला पार्टीशन ऊपर था, सिलेंडर वाला पार्टीशन नीचे था, और मैंने बीच वाले पार्टीशन को ओपन कर दिया। इसको ओपन नहीं किया, ये ऊपर है ये नीचे है, देखिए ये ऊपर है ये नीचे है, और बीच वाला पार्टीशन ऐसे फोल्डिंग में था, और मैंने उसको ओपन करके एक रेक्टेंगल का शेप दे दिया। समझिएगा इस अच्छे से। इस सर्कल का क्षेत्रफल कितना होगा, आप कहेंगे पहले सर्कल का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, नो डाउट। इसका आपने क्षेत्रफल निकाला था, कैसे निकाला, इसकी लंबाई कितनी आई 2 पाई आर, और इसकी ऊंचाई कितनी थी h। तो आपने कहा लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका मतलब 2 पाई आर इंटू एच। सॉरी, नीचे वाले सर्कल का एरिया बताइए, आप इसे कहेंगे पाई आर स्क्वायर। मैंने कहा तीनों का एडिशन करना है, तब जाकर के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा। आपने इसे प्लस किया, इसे प्लस किया। ठीक है, देखिए इसमें आप इसे लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, इस पाई आर स्क्वायर को इसके साथ रखिए, प्लस पाई आर स्क्वायर, ये देखिए प्लस 2 पाई आर ऑफ एच। आइए सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए ये दोनों सजाती हैं, एक बार पाई आर स्क्वायर, एक बार पाई आर स्क्वायर। आप लिखेंगे 2 बार पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर ऑफ एच।
कॉमन लेने की बात करते हैं। देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई दोनों में है, हमने कॉमन लिया, 2 हमने कॉमन लिया। देखिए बचा क्या, यहाँ एक पावर आर गायब हो गया कॉमन की वजह से, तो आर बचा, और प्लस यहाँ तीनों चीजें कॉमन में आ गई तो बची एच। तो अगर हम फार्मूले की बात करें तो आप कहेंगे कि जो संपूर्ण पृष्ठ है बेलन का वह है 2 आर प्लस एच। ठीक है, देखिए तीनों फार्मूले के इन्वेंशन थे वो हमने आपको सिखा दिए हैं, वो आपका काम है इसे आप कैसे कंसीडर करेंगे। मुझे लगता है इससे बेहतर मेथड तो नहीं है, ऐसा नहीं निकाला नहीं जा सकता, आप कोशिश करेंगे तो इससे भी लॉजिकल मेथड आएंगे, बट ये पैटर्न थोड़ा सा अच्छा। ठीक है, तो 3 फार्मूले हैं इसके, वॉल्यूम के लिए है, कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए है, टोटल सरफेस एरिया के लिए। 3 फार्मूलों पर जितने पूरे बेलन के क्वेश्चन डिपेंडेंट होंगे। देखिए सिलेंडर में भी कई टॉपिक हैं, वो हॉलो सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, तो चूंकि वो आपके सिलेबस में वो अवेलेबल नहीं है, वो कंपटीशन के लेवल में है। एक बार आपका सिलेबस रिकवर हो जाए, मैंने 30 तक कहा है कि सिलेबस रिकवर होना चाहिए, एक बार हो जाए तो फिर हम कंपटीशन लेवल के भी क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, लेकिन पहले सिलेबस आपका क्लियर हो। सही है, आइए इसको न्यूमेरिकल पार्टीशन पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा गया है। लिखा गया है, एक वृत्ताकार बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बताइए जिसकी ऊंचाई। तो मैंने आपसे ये कहा है कि क्वेश्चन में आपको मैथमेटिक्स में स्पेशली पूरा क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है। कैसे? सबसे पहले इसने कहा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो हम फार्मूला ही देख लेते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्या है। मैंने कहा उसमें 2 एरिया जुड़ते थे सर्कल के, तो देखिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ बराबर, तो क्या होता था 2 और प्लस 2 ऑफ एच, मतलब 2 एरिया सर्कल का और उसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया, ये सारे मिल करके टोटल जो है सरफेस एरिया हो जाते थे, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, जिसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, गिवन डेटा में लिख लीजिए, आर बराबर इन्होंने दिया 3 सेंटीमीटर। आगे आधार का व्यास इन्होंने दिया है 6 सेंटीमीटर। देखिए फिगर अगर आप बना रहे हैं समझने के लिए कि आधार का व्यास कितना इन्होंने दिया है, ये देखिए फिगर आपका हो गया। आधार का व्यास का मतलब ये पूरा पार्टीशन, तो बेलन अगर है तो उसका डायमीटर प्रत्येक जगह पे बराबर होगा। इसका मतलब है कि अगर व्यास इन्होंने कहा डी का है 6 सेंटीमीटर, तो मुझे पता है कि वृत्त का जो व्यास होता है वह त्रिज्या का 2 गुना होता है ना। और देखिए इसमें व्यास ही दिया है 6 सेंटीमीटर, 6 और 2 गुणे त्रिज्या, तो आप कहते हैं 2 3 6, इसका मतलब 3 बराबर क्या आ जाता त्रिज्या, तो त्रिज्या की वैल्यू भी 3 आ गई। सही है, तो यहाँ देखिए सॉरी ऊंचाई थी, ये जो आपने ऊंचाई मानी है 3 सेंटीमीटर, तो इन्होंने ये कहा कि ऊंचाई तो 3 सेंटीमीटर दिया ही हमने, आधार का व्यास 6 सेंटीमीटर दिया, वहां से आपने निकाली त्रिज्या भी 3 सेंटीमीटर, मतलब ऊंचाई भी 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या भी 3 सेंटीमीटर। आपके पास फार्मूला है संपूर्ण पृष्ठ का। देखिए इसे बार बार मेमोराइज नहीं करना, मैं 20 बार आपको जो है सारी चीजें बता रहा हूँ कि आपको फार्मूला रटना नहीं है, फार्मूला क्रिएट करना सीखना है। कि मैंने देखा कि सर्कल का एक हिस्सा ऊपर एक हिस्सा नीचे है, और चूंकि सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, 2 सर्कल है तो 2 पाई आर स्क्वायर, और चूंकि ये सर्कल का ये सिलेंडर का पार्ट था, मैंने कट करके इसको रेक्टेंगल बनाया तो वो आ गया 2 पाई आर एच, तो देखिए 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। चलिए वैल्यू रखिए इसमें फटाफट 2। अब सवाल ये फंसता है कि देखिए पाई जब तक मेंशन ना किया जाए 3.14 रखिए, तब तक आप स्वतंत्र हैं, पाई की वैल्यू रखिए 22/7 या फिर मत रखिए, तो रख लेते हैं, कोई समस्या तो है नहीं, 22/7 ही रख लेते हैं। देखिए पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान कितना आया, आर का मान देखिए 3 है, तो आपने लिखा 3 × 3 प्लस यहाँ ये 2 पाई, यहाँ भी 2 × 22/7, आर का मान 3 और एच का मान 3। आपने क्या देखा, दोनों सेम है, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है ना। तो आप क्या लिखते इसे, आप इसे लिखते तो कॉमन तो कुछ लेना नहीं, आप लिखते 2 बार, या फिर आप 1 का गुणा कर लीजिए सीधे, सबसे अच्छा तो यही है। 22 दूना ये 44 और 3 त्रिका 9 और बटे 7, प्लस इसका भी सेम कंडीशन 44 और गुणे 9 और बटे 7, लासा दोनों का सेम हो जाता, कोई समस्या है नहीं इसमें, है ना। गुणा करिए, ये देखिए 9 चौका 36 और 9 चौक 36 और 3 39, तो 396 यहाँ भी 396 यहाँ। सही है, तो जोड़ लीजिए,
ये वैल्यू आती है 6 6 12, 9 9 18 1 19 और 3 3 6 1 7/7। कैंसिल करिए। क्या पूछा गया? संपूर्ण पृष्ठ पूछा गया। ये देखिए 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7, 22 बचता। आप कहते 7 त्रिक 21, 1 पॉइंट लगाते 0, 7 एकम 7 3, 7 चौका 28, तो दशमलव के 2 स्थानों तक काम करना अनिवार्य है। मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन को लगाने में नंबर आपको नहीं मिलने वाला। लास्ट में अगर यूनिट का इस्तेमाल आपने नहीं किया, यूनिट अच्छे से नहीं रखा, तो आपका सबसे पहले तो टाइम बर्बाद होगा और दूसरा एग्जाम में आपको नंबर भी नहीं देने वाला है ना। तो यूनिट का रोल अहम है। आपने पूरा कर दिया, यूनिट नहीं लिखा, एक भी नंबर नहीं पाएंगे आप, समय ही बर्बाद होगा और नंबर तो आपका गया ही। तो आप कहेंगे टोटल सरफेस एरिया जो आपका आया वो 113.14। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी क्षेत्रफल की बात आएगी, नो डाउट वहां पे अगर क्षेत्रफल की बात आ रही है तो आप सीधे सीधे लिखेंगे। देखिए यूनिट किस में दी गई? सेंटीमीटर में, तो आप लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा किन्हीं दो डायमेंशंस का मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है। तो यहां देखिए r इंटू एच किया गया 2 का, यहाँ r इंटू आर किया गया 2 का, दोनों को जोड़ेंगे तब भी 2 ही आएगा, है ना। तो डायमेंशंस का चूंकि 2 बार क्षेत्रफल में गुणा होता है, इसलिए यूनिट पर पावर 2 लगेगा। तो आपका जो आंसर आया टोटल सरफेस एरिया का वो आया 113.14 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में जरा सा भी दम नहीं है। आप क्वेश्चन देखिए, पहचानिए, उसकी क्वालिटी प्रिपेयर करिए, फार्मूला जो है अपने दिमाग में बैठाइए, फार्मूला क्रिएट करिए। उसके बाद कोई समस्या है नहीं, वो चाहे 1 नंबर के क्वेश्चन हो चाहे 2 नंबर के, अगर एक बार फार्मूला क्रिएट करना आपने सीख लिया तो इन सारे क्वेश्चन को लगाने में 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने वाला। क्लियर है? आइए आगे चलते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसने ये कहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का क्षेत्रफल। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा और स्टेटमेंट चेंज कर सकता था। वो लिख सकता था कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, है ना। तो ऐसा नहीं केवल आधार का क्षेत्रफल, जब भी बेलन की बात आएगी उसकी समान मोटाई रहेगी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो मैंने ये तक पढ़ा एक लंबवृत्तीय बेलन का क्षेत्रफल। तो मैंने कहा मैं सबसे पहले लंबवृत्तीय बेलन बना ही लेता हूं। तो मैंने एक लंबवृत्तीय बेलन बना लिया ऐसे। ठीक है, चलिए आधार का क्षेत्रफल, मतलब अगर आधार के क्षेत्रफल की बात है तो देखिए आधार का क्षेत्रफल मतलब ये पार्टीशन, सही ना, ये पार्टीशन, और इसका क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर, जिसकी वैल्यू उन्होंने दी है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरा क्वेश्चन मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पूरा क्वेश्चन एक साथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, छोटा सा पढ़िए, उसका कंक्लूजन निकाल लीजिए, फिर आगे पढ़िए। और इसकी ऊंचाई, इसकी देखिए h जो दी गई है ऊंचाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो आपने 15 सेंटीमीटर लिख लिया इसे, सही। इन्होंने कहा तब इसके आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना करिए। अभी भी एक संशय की स्थिति बनी हुई है। कौन सी? पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप क्या लेंगे? संपूर्ण पृष्ठ लेंगे या वक्र पृष्ठ लेंगे? देखिए जब केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल लेगा तो यहाँ पे आप केवल और केवल वक्र पृष्ठ कंसीडर करेंगे। अगर पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ की बात आएगी तो हमेशा आपसे कहेगा आप संपूर्ण पृष्ठ जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, केवल अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो वहां पर आप वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। केवल अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो यहां पर आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। इस चीज का हमेशा जो है दिमाग में ध्यान रखिएगा। अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो वो आपसे सीधे पूछेगा, है ना। तो यहां से आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है? आयतन पूछा। तो आयतन का फार्मूला आपने देखा, V बराबर क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत है ही नहीं। देखिए पाई आर स्क्वायर सीधे दिया हुआ है, आपने लिखा पाई आर स्क्वायर की जगह पे 154 और एच की जगह पे 15। गुणा करिए इसका, 15 चौका 60 6 और 15 25 75 और 6 81 8 और 15 1 15 और 8 23। ठीक है, यूनिट, भाई यूनिट का रोल ही सबसे ज्यादा अहम है। मैंने कहा कि 2 का तो ऑलरेडी यहाँ 2 डायमेंशंस का गुणा हुआ, एक डायमेंशंस का यहाँ हुआ, मतलब 3 डायमेंशंस का गुणा हुआ। यूनिट जो भी रहेगी उसके पावर 3 रहेगा। अब देखिए यूनिट क्या है? सेंटीमीटर है, तो आप लिखेंगे सेंटीमीटर। कितनी बार गुणा हुआ? 1 बार यहाँ, 2 बार यहाँ, 3 बार। या फिर इसे ही लिखा जाता है 2310 घन सेंटीमीटर। दोनों का प्रारूप सेम है, कोई दिक्कत है नहीं।
ठीक है, ये हो गया आपका एक पार्ट का आंसर। आपसे आयतन पूछा था, आपने आयतन निकाल दिया। बात आते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की। इसमें तो मैंने कहा अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात होती क्वेश्चन में, तो देखिए CSA कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, वो केवल रेक्टेंगल वाला पार्ट। तो रेक्टेंगल वाला पार्ट ऐसे बना था, ये था 2 पाई r और ये था h, इसका इसमें गुणा करा दें कर्व्ड सरफेस एरिया, तो आपने लिखा 2 पाई r इंटू h। वैल्यू देखिए क्या क्या दिया गया, 2 पाई का मान 22/7, r का मान क्या है, क्या गिवन है क्वेश्चन में, नहीं गिवन है, मामला फंसा। लेकिन h की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई, 15, तो आपने h की वैल्यू 15 कर दी। अब मामला फंस रहा है कि r कैसे निकालेंगे। देखिए आप सोच के देखिए, क्वेश्चन बड़े होते नहीं, क्वेश्चन का प्रारूप अगर उसने एक चीज दिया है तो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड चीजें आपसे पूछेगा, और उसने इसलिए चीजें मिसिंग कर दी कि यार आप कैलकुलेट करिए। तो यही देख लेते हैं r कैसे निकालेंगे। आप मुझे r की वैल्यू अगर चाहिए, देखिए इसकी वैल्यू चाहिए तो पाई की जरूरत है नहीं, पाई नीचे जाएगा, तो आप लिखेंगे r² बराबर 154/पाई। अच्छे शब्दों में कहें तो आप लिखेंगे 154 पाई का मान है 22/7। अगर नीचे वाली भिन्न है तो इसको अगर हम पलट रहे हैं तो इसका पैर ऊपर सा नीचे, मतलब उल्टी हो जाएगी भिन्न। अगर 22/7 है तो ऊपर जाके 7/22। तो आपने इसे लिखा 154 गुणे पलटिए से 7/22। मेरे हिसाब से सही है अभी तक फिलहाल। कैंसिल करिए, 11 दूना 22, 11 एकम 11 और 11 चौक 44, 2 साते 14। तो देखिए ये वैल्यू किसकी ला रहे हैं आप, r²। किसकी वैल्यू है ये, r²। r² की वैल्यू कितनी आएगी, 7 × 7। यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन करना नहीं था, बच्चे क्या करते हैं 7 7 49, जरूरत नहीं। देखिए इसने स्क्वायरिंग फॉर्म में रखा है तो आप कोशिश करिए स्क्वायरिंग फॉर्म में ही रखने के लिए। देखिए r² यहाँ है तो आपने लिखा r² इज इक्वल टू, ये 7 का 2 बार गुणा तो आप इसे कहेंगे 7 की पावर 2। देखिए पावर से पावर कैंसिल हो गया, इसका मतलब है r बराबर वैल्यू बाई 7 और यूनिट है सेंटीमीटर, तो r बराबर 7 सेंटीमीटर। काम थोड़ा सा इसने बढ़ा दिया आपको r निकालने के लिए। क्यों बढ़ाया इसने, क्योंकि आपको इसने वॉल्यूम में जरा सा भी कैलकुलेशन नहीं करवाया, इसलिए इसने काम थोड़ा सा आपके लिए बढ़ा दिया कि आप पृष्ठीय क्षेत्रफल में निकालिए। सही है, चलिए r की वैल्यू 7 आ गई, अब आपने इसको 7 की जगह पे पुट कर दिया। सही है, आपने क्या किया, सॉल्व किया इसे, 7 से 7 कैंसिल आउट। ये देखिए 22 दूना 44 और गुणे 15, तो 15 चौका 60, फिर से 15 चौका 60 और 6 66। CSA यूनिट। देखिए क्या पाई कोई डायमेंशन से नहीं है, r डायमेंशन है, r भुजा में कंसीडर हो रहा है, h भी भुजा में कंसीडर, मतलब 2 डायमेंशंस का गुणा किया जा रहा, तो यूनिट है सेंटीमीटर और 2 में है तो पावर 2। तो आपका आंसर आया, सरफेस एरिया जो आपका पृष्ठीय जो क्षेत्रफल आया वो आया 660 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 660 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को यहां से सॉल्व करना पड़ेगा, फिर से पाई r² करके आपको r की वैल्यू लानी है। और देखिए बड़ा कम कैलकुलेशंस में है जो डेसिमल पार्टीशन से गुजरेगा, नहीं तो इसके वो कब गुजरेगा, जब आप चीजों को पेचीदा करेंगे। आप पाई की जगह पे अपना खुरापाती दिमाग लगाएंगे, 3.14 रखेंगे तो काम ऐसे ही मुश्किल होते जाएगा आपके लिए। ठीक है, चलिए अगले पार्टीशन पे आते हैं इसके। चलिए ये थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन, आसान भी है और थोड़ा सा बेहतर भी। इन्होंने देखिए क्या कहा कि 2 बेलनों की त्रिज्याओं में अनुपात क्रमशः। अब यहाँ पे रेशियो की बात है, पूरे क्वेश्चन में अनुपात की बात की गई। तो मैंने कहा कि अगर मैं 2 बेलन ले रहा हूं, देखिए मैंने 2 बेलन लिया, मैंने अगर पहला बेलन लिया, देखिए बेलन 1, मैंने लिखा यहाँ पे बेलन 2। इसने कहा 2 बेलनों की त्रिज्याओं में अनुपात। तो मैं अगर त्रिज्याओं के अनुपात की बात करूं इसमें, तो देखिए एक में 2 है और एक में 3 है, सही चल रहा, मतलब अगर त्रिज्या है तो मैंने मान लिया 2r, यहां अगर त्रिज्या है तो मैंने मान लिया 3r, मतलब r1 बराबर 2r और r2 बराबर 3r। बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि नहीं r1 r2 नहीं मानेंगे हम, r1 r2 मान के, कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी लगाइए, लेकिन ये फंडा थोड़ा सा बेहतर है ना, वो इसलिए क्योंकि लास्ट में कंफ्यूजन नहीं होता कि r1 को कैंसिल आउट करना है कि r2 को कैंसिल आउट करना है। क्लियर है, चलिए आगे।
तथा उनकी ऊंचाइयों में अनुपात। अब देखिए ऊंचाई क्या है, अगर h1 में मान, जाहिर सी बात है r1 के लिए r1, h1 के लिए h1, तो ऊंचाइयों का जो अनुपात है 5 मैंने मान लिया h, सही चला। और h2 की वैल्यू मैंने माना 3 है तो मैंने कहा 3h, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। तो उनकी आयतनों का अनुपातिक मान। अब देखिए अगर डेफिनेशन की बात करें कि भाई बेलन का आयतन बराबर, तो आप क्या कहेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, ये फार्मूला है। अब चूंकि यहाँ पे दो बेलन है इसलिए दो बेलनों का अनुपात होगा, दो बेलनों का आयतन होगा। तो आप यहां लिखेंगे कि पहले बेलन का आयतन, पहले बेलन का आयतन बटे दूसरे बेलन का आयतन, दूसरे बेलन का आयतन, ये सॉरी आयतन। देखिए अनुपात ये तो आया, अंश बटे हर को आप अगर अंश बटे हर में नहीं लिख रहे हैं फ्रैक्शन में, उसको सीधे लिख दे लीनियर में, तो अनुपातिक वैल्यू हो गई। पहले बेलन का अनुपात तो आपने लिखा पाई r1 स्क्वायर h1 और दूसरे बेलन का अनुपात पाई r2 स्क्वायर h2, सही है। यह देखिए पाई से पाई कैंसिल हुआ। अब पहले बेलन के अनुपात के लिए लिखेंगे v1 और दूसरे बेलन के अनुपात के लिए लिखेंगे आप v2। तो आपने लिखा v1 बाई v2 इज इक्वल टू, r1 की जगह पे आपने क्या रखा 2r, सही है। h1 की जगह पे क्या रखा आपने 5h, नो डाउट इसमें नहीं चाहिए। r2 के लिए क्या रखा 3r इंटू r, h2 के लिए क्या रखा 3h। यहाँ देखिए r से r कैंसिल हुआ, h से h कैंसिल हुआ, और कुछ कट रहा है मेरे हिसाब से तो नहीं कट रहा कुछ भी। अब चूंकि आपको वैल्यू लानी है, कैसे लिखेंगे v1 बाई v2 इज इक्वल टू, ये देखिए 5 दूना 10 और 3 त्रिका 9, सही। अब मैंने लिखा v1 अनुपाते v2 इज इक्वल टू 10:9। भाई इसका अनुपात बराबर इसका अनुपात कर दिया मैंने, क्या अब ये वैल्यू सही है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई संशय नहीं। आपसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि इनकी आयतनों का अनुपातिक मान, तो इनकी आयतनों का अनुपातिक मान कितना है 10:9। क्वेश्चन में जरा सा भी दम नहीं है, बस केवल आपको थोड़ा सा फंडामेंटल क्लियर करना था, बाकी क्वेश्चन बेहद आसान था। ठीक है, चलिए अगले सेशन, चलिए इसमें देख लेते हैं। इन्होंने कहा यदि लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई, तो या फिर आप फिगर बना लीजिए या फिर डाटा सीधे लिख लीजिए सारे। तो अब तो डाटा लिखने का समय आ गया क्योंकि फिगर तो आप बार बार बनाएंगे नहीं। इसने कहा बेलन की ऊंचाई जिसे आप h से दिखाते थे वह है 35 सेंटीमीटर, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। और इसका आयतन, मतलब किसका आयतन, बेलन का आयतन कितना है, आपने लिखा v बराबर 440 सेंटीमीटर क्यूब। दो चीजें इसने कहा है, तब इसके आधार की त्रिज्या की गणना करिए। इसका मतलब वैल्यू क्या पूछी गई आपसे, r पूछी गई। मजेदार क्वेश्चन है। तो देखिए सवाल ये फंसता है, बच्चे सोचते हैं कि लाए कहां से, क्या कौन सा फार्मूला लगाए कि आंसर आ जाए, जो दिया गया हो। ऊंचाई से तो आप कोई फार्मूला बना नहीं सकते, फार्मूला बनता कहां से, वॉल्यूम से, या फिर आप कहें कर्व्ड सरफेस एरिया से, या फिर टोटल सरफेस एरिया, ये तीन फार्मूले हैं। तो मैंने लिखा कि हमें पता है कि अगर बेलन का जो वॉल्यूम है वो क्या है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यही है। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया गया, वॉल्यूम की वैल्यू दी गई, कितनी दी गई 440। तो वॉल्यूम की जगह पे आपने लिखा 440 बराबर पाई का मान 22/7। क्या आर का मान दिया गया, नहीं दिया गया, आर स्क्वायर लिख दिया आपने, और वही पूछा गया आपसे। एच का मान 35। बच्चे ये सोचते हैं कि जो टीचर्स हैं वो क्वेश्चन लगाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सारी चीजों की आदतें पड़ जाती है, नहीं पड़ती है ना। क्वेश्चन देखा जाता है तो फिर क्वेश्चन के तरीके आते हैं। आप पता नहीं कौन कौन सा इसमें फार्मूला लगा देंगे, अगर आपको नहीं पता है तो आपको प्रैक्टिस करना आना चाहिए क्वेश्चन पे। आप जितने ज्यादा रिदम में रहेंगे आपको तुरंत आइडिया आ जाएगा कौन सा फार्मूला रखने पर आंसर कंसिडर हो जाएगा, है ना। चलिए अब 7 का गुणा इधर हो जाएगा, तो आपने लिखा 440 गुणे 7। देखिए कोई टोटल गुणा नहीं करवाएगा, पूरा हम तो कैलकुलेशन से वैसे ही बच रहे हैं, आप गुणा कर देंगे कैलकुलेशन और पेचीदा हो जाएगा। बराबर 22 गुणे 35 और गुणे आर स्क्वायर।
आर की वैल्यू चाहिए तो इसका मतलब ये दोनों पार्टीशन नीचे जाएगा इसके। आपने लिखा 440 गुणे 7 बटे 22 गुणे 35 बराबर आर स्क्वायर। गुणा मत कराइएगा, 20 बार रिक्वेस्ट आपसे कर रहे हैं। कैंसिल आउट करिए इसे। कैसे कैंसिल करेंगे? ये देखिए 7 5 35, इधर देखिए 11 दूना 22, 11 चौक 44 40। और कुछ कट रहा? 2 से कटा तो फिर 20 आ गया, 20 दूना 40 और ये वैल्यू आ गई 5 8 40। सही चला? तो अब देखिए क्या वैल्यू आई आपकी, क्या देख लेते हैं। वैल्यू आपकी आई आर स्क्वायर बराबर बचा कितना? केवल और केवल 8। सही। अब सवाल फंस गया। मैंने कहा कि अगर मुझे चूंकि आर की वैल्यू चाहिए, इसने कहीं कहा नहीं कि आप आधार की त्रिज्या का वर्ग बताइए, तो आपने आंसर ले आया। लेकिन इससे पूछा इसके आधार की त्रिज्या बताइए, मतलब केवल आर। तो मैंने कहा अगर सिर्फ आर चाहिए पावर में, तो इस पावर 2 को मैनेज करने के लिए अदर साइड वाला फंक्शन किस में चला जाएगा? अंडर रूट में। वर्गमूल निकालिए। तो 8 का फैक्टराइजेशन क्या हुआ? 2 दूना 4 दूना 8, पेयर जिसका बना वो बाहर। तो आपने लिखा r बराबर 2 और बचा कितना? 2 किसमें? अंडर रूट में। तो आपने लिखा 2√2। अब बच्चों के दिमाग में यहां से थोड़ी सी समस्या है। उन्होंने ये सोचा कि क्या यहाँ पे नंबर मिलना चाहिए। तो देखिए एग्जामिनर के माइंड सेटअप पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमेशा रेडियस की एक्चुअल वैल्यू होती है। रेडियस की वैल्यू ऐसे नहीं आती 5√2, 5√13, 5√14, ऐसे नहीं आता। एग्जैक्ट वैल्यू आती है रेडियस की। इसका मतलब ये है कि √2 की वैल्यू यहाँ पे रखना बेहद अनिवार्य है। किस कंडीशन में? जब त्रिज्या की बात करें। ठीक है, तो वैल्यू रख लेते हैं। अब हमें तो पता ही कोई समस्या नहीं। r बराबर 2 और √2 की वैल्यू है 1.414। नहीं पता जिसको ध्यान दीजिएगा, आप लोग के बुकों में उपलब्ध है ना। तो पूरा कराइए। r बराबर 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 एकम 2, r बराबर इतना। अब चूंकि लंबाई को आप सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर में मेजर करेंगे, लेकिन दिया किसमें गया है? सेंटीमीटर में। तो आपका आंसर आया 2.828 सेंटीमीटर। वो इस लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या होगी जो पूरे बेलन में एक समान रहेगी। क्लियर? तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन में जरा सा भी दम है नहीं। बस यहाँ पे √2 की वैल्यू आपको कंसीडर करनी पड़ेगी, जिसकी वैल्यू होती है 1.414। चलिए चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अंतर इसमें है। प्रीवियस क्वेश्चन में थोड़े से चेंज है, बाकी क्वेश्चन वही है। इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन दोनों का अनुपातिक मान पूछा है। सेम चीज है। 2 लंबवृत्तीय बेलन है, तो आपने माना 2 लंबवृत्तीय बेलन है। ये हो गया बेलन नंबर 1 कर दिया आपने, नीचे लिख दिया सफिक्स में, और इसे कर दिया बेलन नंबर 2, ये हो गया सफिक्स में। ठीक है। त्रिज्याओं का अनुपात, इसका मतलब r1 बराबर 2r मान लिया आपने। r2 बराबर क्या हो जाएगा? 3r, नो डाउट। h1 की वैल्यू कितनी है? 5h, और h2 की वैल्यू कितनी है? 4h। सही है। अब इसने कहा उनके आयतनों का अनुपातिक मान। तो सबसे पहले इसने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपातिक मान पूछा आपसे। तो मुझे पता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसे आप कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होता है? 2πrh। कितने बेलन हैं? 2। तो जाहिर सी बात है उनके 2 वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होंगे। सही है। तो आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे बेलन 1 का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे बेलन 2 का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या क्या फार्मूला हुआ? 2π, पहले में r1 h1, दूसरे में 2π r2 h2। सही है। कैंसिल आउट करिए, देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा। तो सबसे पहले तो इसमें 2π से 2π कैंसिल आउट हो गया। तो आपने क्या लिखा? बेलन 1 का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे बेलन 2 का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखते रहिए इसमें r1 की वैल्यू आपने क्या मानी है? 2r मानी है।
H1 की वैल्यू आपने मानी है 5h बटे R2 की वैल्यू आपने मानी है 3R और H2 की वैल्यू मानी है आपने 4h। तो देखिए H से H कटा, R से R कटा और तो कुछ कट नहीं रहा, तो आप लिखेंगे बेलन 1 बटे बेलन 2, सही है, इज इक्वल टू 5 दूना 10 और 4 तिया 12। कैंसिल हो सकता है कुछ, 2 5 10, 2 छक्का 12। तो जो अनुपात आया उसे आप लिखेंगे बेलन 1 अनुपाते बेलन 2 इज इक्वल टू 5 अनुपाते 6। ये हो गया आपका आंसर। किस केस में? बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के केस में। ठीक है, किस केस में? बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के केस में आपने चीजें रखी, जो चीजें कैंसिल आउट हो रही थी उसे आपने कैंसिल किया, तो आप कहेंगे कि बेलन पहले बेलन और दूसरे बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात वो कितना है? 5 अनुपाते 6। ये एक पार्ट क्लियर हुआ आपका, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसने क्या है, इसने कहा है कि आयतन का क्षेत्रफल भी निकालिए आप, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, आयतन का क्षेत्रफल हम देख लेते हैं फटाफट। इसे तो याद करना नहीं है, सारी चीजें गिवन है। चलिए, बेलन के लिए फार्मूला क्या हुआ, वॉल्यूम के लिए आपने V1 माना और बटे V2 माना इज इक्वल टू, पहले के लिए जो है फार्मूला क्या हुआ, मैंने लिखा पाई R1 स्क्वायर H1 बटे पाई R2 स्क्वायर H2, सही है, पाई से पाई कैंसिल हुआ, इज इक्वल टू R1 की वैल्यू 2 है, आपने लिखा 2R का स्क्वायर इनटू H1 की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो आपने लिखा 5 बटे, फिर लिखा आपने R2 की वैल्यू कितनी है? 3R स्क्वायर। तो देखिए जब स्क्वायर हो रहा है तो टोटल फंक्शन का स्क्वायर होगा यहाँ ऐसे, इनटू H की वैल्यू आई 4। सही चल रहा है? चलिए सॉल्व करिए। 2 दूना 4R स्क्वायर इंटू 5 और 3 त्रिक का 9R स्क्वायर इंटू 4। देखिए 4 से 4 कटा, R स्क्वायर से R स्क्वायर कटा, तो वैल्यू कितनी है बची? यहाँ पे बची V1 बाई V2 इज इक्वल टू 5 यहाँ और 9 यहाँ, 5 बटे 9। पूछा क्या इसने? अनुपातिक मान, तो आप लिखेंगे V1 अनुपाते V2 इज इक्वल टू 5:9। ये हो गया आपका वैल्यूमेट्रिक या फिर वॉल्यूमिक रेशियो। ठीक है, तो दो चीजें आपसे पूछी गई, एक वक्र पृष्ठीय, तो आपने वक्र पृष्ठीय ऐसे निकाल दिया, और एक क्या पूछा गया? आयतनिक अनुपात, तो आयतनिक अनुपात आपने ऐसे निकाल दिया। जरा सा भी क्वेश्चन में दम जरा सा भी नहीं है, ऐसे क्वेश्चन मेरा मानना ये तो 10 सेकंड से 20 सेकंड के अंदर जो अंतर्गत लग जाने चाहिए, दोनों ही पार्ट बड़े आसान है, केवल फार्मूले का फेर है। फार्मूला अगर आपको सही से कंफर्म है तो आप नहीं फंसने वाले। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर देखिए, सेशन का ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। थोड़ा सा एटीट्यूड में इसके थोड़ा सा बदलाव है, अभी देख लेते हैं। इसने कहा एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो आपने एक लंबवृत्तीय बेलन थोड़ी देर के लिए बना लिया। ये मैंने एक लंबवृत्तीय बेलन बनाया ऐसे, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। मैंने ऊंचाई का नामकरण कर दिया कि यह 10 सेंटीमीटर की है। आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उसको एक आयताकार पेपर जिसकी बीमाएं मतलब डायमेंशंस। अब देखिए आयताकार भी बना लेते हैं, आयताकार आपने बना लिया, ठीक है। 44 गुणे 10, देखिए इसका मतलब है 44 सेंटीमीटर इसकी लंबाई और 10 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई, सही। मोड़ कर बनाया गया है, तब बेलन का आयतन बताइए। मैंने क्या कहा, इसी का एक रूप ये है। अब बार बार तो हम कॉपी से आपको चीज समझा नहीं सकते, कैसे समझाएं, फिलहाल देख लेते हैं। मैंने क्या कहा आपसे कि ये इस सरफेस में था बिल्कुल ऐसे, ठीक है, ऐसे था। अब मैंने इसको ओपन कर दिया तो ये इस फॉर्म में हो गया, सही। अब आपसे मैंने क्या कहा कि अगर ये ऐसा है और मैंने अगर इसको फोल्ड किया, तो देखिए अगर मैंने इसको फोल्ड किया, थोड़ी देर के लिए मैंने अगर इस पार्टीशन को फोल्ड किया ऐसे, तो आप क्या कहेंगे कि ये ऊंचाई तो इसमें जो चौड़ाई है वो सेम हो गई, लेकिन ये जो सरकमफ्रेंस है सर्कल का, ये जो सर्कल का सरकमफ्रेंस है वो इसकी चौड़ाई के बराबर होगा। मतलब आप कह सकते हैं कि वृत्त की जो परिधि होगी
ये खोलने पर इस पार्टीशन के बराबर हो जाएगी, खोलने पर इस पार्टीशन के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये समझना था, बाकी इसमें कुछ है। मैंने क्या कहा कि परिधि जो होगी वृत्त की वह आयताकार कागज की लंबाई के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? आप कहेंगे 44 सेंटीमीटर के बराबर होगी। अब वृत्त की परिधि का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है? 2 पाई आर, मतलब परिधि की जगह पे आप लिखेंगे 2 पाई आर बराबर 44। देखिए 2 से काटा आपने, 22 दूना 44। सही चल रहा है? आर की वैल्यू आपको चाहिए। क्यों चाहिए आर की वैल्यू? क्योंकि इसने बेलन का आयतन मांगा, और बेलन के आयतन का अगर फार्मूले की बात करें तो आप लिखेंगे V बराबर पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू अगर गिवन रहेगी, यस तो है ही 10, आपका आंसर आ जाएगा। तो आर की वैल्यू के लिए मैंने कहा कि ये जो वृत्त का सरकमफ्रेंस है, ये जो वृत्त की परिधि है, ये इसकी लंबाई के बराबर है। और वृत्त की अगर परिधि 44 सेंटीमीटर के बराबर है तो वृत्त की परिधि का फार्मूला हुआ 2 पाई आर। 2 से आपने कैंसिल किया 44। अब बच्चे सोच रहे हैं कैसे कैंसिल किया? ये देखिए 2 नीचे जाएगा तो 2 से भाग देंगे 22 आ जाएगा। आर की वैल्यू चाहिए तो आप लिखेंगे 22 और पाई हो जाएगा नीचे। और सिंप्लीफाई करिए, 22 और पाई का मान हो गया 22/60। नीचे वाली चीज भिन्न है, ऊपर कन्वर्ट करिए तो आर बराबर, देखिए ऊपर 22 रहेगा, नीचे के भिन्न को चेंज करेंगे तो हो जाएगा 7/22 और 22 से 22 कैंसिल। तो आप कहेंगे आर बराबर वैल्यू कितनी आई? 7 सेंटीमीटर। सही है? आर बराबर वैल्यू कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। फार्मूले में पुट कर दीजिए इसे। तो पाई का मान आपने रखा 22/7, आर की जगह पर 7 है तो 7 का वर्ग मतलब 7 को 2 बार, ये तो हुआ आर का वर्ग मतलब 7 का वर्ग, या फिर 7 को 2 बार। एच की वैल्यू कितनी है? 10 है तो आपने लिखा एच की वैल्यू 10। ये देखिए 7 से 7 कैंसिल आउट हुआ। अब गुणा कर लीजिए, 22 7 154, यही होगा। 7 दूना 14 और 7 दूना 14 1 15 और 10 का गुणा करेंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा, 1540। ये हो गया V यूनिट। मैंने कहा 3 डायमेंशंस का गुणा हो रहा, 2 यहाँ 1 यहाँ। डायमेंशंस है क्या? सेंटीमीटर, आपने लिखा सेंटीमीटर। 3 है तो आप लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब, या फिर इसे ही आप लिख सकते हैं घन सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। सही है? तो देखिए क्वेश्चन में जरा सा भी दम है नहीं, केवल आपको जो है कंस्ट्रक्शन समझ में आने चाहिए। अगर आप 2 पाई आर का जो है यहाँ बेनिफिट नहीं दिखा पाए तो आप वॉल्यूम निकाल भी नहीं पाएंगे, भले क्वेश्चन 10 सेकंड का क्यों ना आ रहा हो। तो आपको ये सारे फॉर्मेशन करने आने चाहिए। ठीक है, चलिए ये आखिरी क्वेश्चन है सिलेंडर का। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी मॉडल्स बन पाए सारे क्वेश्चन हम सेशन में डालने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि एक रोलर का व्यास 140 सेंटीमीटर, तो रोलर आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार से रहता है, उसका फ्रंट व्यू ऐसे ऐसे ही तो रहता है, सड़कों पर चलता है ना। आपने देखा एक रोलर है, इन्होंने कहा रोलर का व्यास का मतलब है इसका जो एक पहिया होगा उसकी जो लंबाई, टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 140 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक 140 सेंटीमीटर है, जिसे हम कहते हैं डायामीटर, या फिर हम इसे कहेंगे व्यास। सही है, व्यास 140 सेंटीमीटर। आगे लंबाई 80 सेंटीमीटर। लंबाई यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उस क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए जो एक बार समतलीकरण करने पर इसके द्वारा किया जाए। अब मामला थोड़ा सा फंसता हुआ नजर आ रहा, कैसे हम समझ लेते हैं। देखिए इसने कहा कुछ व्यास दिया गया है और उसी बेस पे आपको आंसर इसके कंसीडर करने हैं। मैंने कहा कि हम एक रोलर अपना देख लेते हैं, यहाँ से हमारा फंडा थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। चलिए मैंने माना ये मेरा रोलर है, सॉरी ये मेरा रोलर है और मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया। ठीक है, ये रोलर था, पूरा रोलर है और ये जो है जमीन पर चल रहा है समतलीकरण के लिए। मतलब यहाँ से चलना स्टार्ट किया, एक बार पूरा घूम गया, मतलब ये मैं स्टार्टिंग पॉइंट मान रहा हूँ, यहाँ से चलना स्टार्ट किया और फिर यहाँ पे फिनिश हो गया। तो आप देखिए अगर आयतन तो हो नहीं सकता, आयतन का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, टोटल सरफेस एरिया नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप ऊपर का ही तो निकाल रहे हैं, अंदर का थोड़ी निकाल रहे हैं। समतलीकरण ऊपर का ही तो करेगा, वो जितना ये घूमेगा उतना ही करेगा। तो बचा क्या तीसरा फार्मूला? कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसे आप क्या कहेंगे? वृत्तीय या फिर
पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र कैसे, ये देखिए ये वक्र रूप है, और इस वक्र के द्वारा कितने पृष्ठ का क्षेत्रफल हम समतल करेंगे, इसीलिए आपसे कहा जाता है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई आप वक्र के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन ये पूरा क्षेत्रफल समतल करता हो जाएगा। ये आप चलना स्टार्ट किए, इसको मोटिवेट मूव कराइए ऐसे, है ना, तो आप देखेंगे इस पूरे एरिया को ये समतल करता हुआ जाएगा, केवल इस पार्टीशन को नहीं समतल करेगा। इसीलिए ये चूंकि कर्व्ड सरफेस में है, और चूंकि कर्व सरफेस की वजह से यहां से लेकर के यहां तक जितने भी पार्टीशन है, यहां से लेकर के यहां तक, ये पूरे समतल होंगे चलने पर, ठीक है। तो इसे आप कहेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल। आते हैं क्वेश्चन पे। मैंने कहा व्यास दिया है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया के अगर फार्मूले की बात करें, आपने कहा CSA कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ, 2πrh। कैसे भाई 2πrh कैसे, मैंने कहा अगर इसको मैं ओपन कर दूं, रेक्टेंगल बनाऊं, कैसे बनेगा, बिल्कुल इस सरफेस में, बिल्कुल इस सरफेस में बनेगा, है कि नहीं। यही है पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही है क्षेत्रफल एरिया, कि अगर इसको ओपन कर दिया जाए तो एक बार में इतने एरिया को ये समतल करेगा। लेकिन चूंकि ये कर्व्ड शेप में है, ये सर्कुलर शेप में, तो आपको चीजें थोड़ी सी कम समझ में आती है। तो मैंने कहा ये 2πr टोटल था और ये h था, तो इसलिए 2πr ये क्षेत्रफल तभी हुआ। अब मतलब हमें व्यास चाहिए, त्रिज्या चाहिए इसके लिए, देखिए r है, नहीं चाहिए तो आप ऐसे देख लीजिए 2 × r व्यास हो गया सीधे। लेकिन बच्चों को सीधे फंडामेंटल नहीं समझ में आते, मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, हमें त्रिज्या निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। कैसे लिखा मैंने लिखा 2 × r × π × h। 2r का मतलब क्या हुआ, व्यास। कैसे, आप कहेंगे कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना, त्रिज्या का 2 गुना व्यास। कितनी वैल्यू है, 140। पाई का मान 22/7, h का मान देखिए कितना आया। अब सवाल फंस गया कि यहां तो इसने लंबाई का है, आप सोचेंगे कि h कैसे। अरे भाई अगर इसको उठा के मैं ऐसे रखते, इसको उठा करके मैं ऐसे बना देता, ऐसे, ठीक है, ऐसे बना देता, तो जो ये लंबाई है ये हो जाता हाइट, ऐसे। बस क्योंकि रोलर ऐसे थोड़ी चलता है ऊपर से, रोलर तो ऐसे ही चलता है ना, इस वजह से। तो यहाँ पे जो लंबाई है वो एक्चुअल में हाइट है, सही है। तो हाइट की वैल्यू कितनी है, आपने रखी 80, कैंसिल करिए, 7 × 14 20। तो देखिए वैल्यू आई 20 × 22 × 80। मैंने कहा 22 × 44 1 0 और गुणे 80, 2 0 था, 2 0 उतार दिया आपने, 8 चौका 32 और 8 चौका 32 और 3 35। ये क्या आया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात किसकी करेंगे, यूनिट कन्वर्जन की। यूनिट क्या होगा इसका, क्षेत्रफल निकालना है, नो डाउट। जो फंक्शन है सेंटीमीटर है तो आप लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल भाई 2 डायमेंशन से मिलकर बना होता है, आप कहेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, या फिर इसे कहेंगे सरकमफ्रेंस इनटू हाइट। तो 2 ही डायमेंशंस हुआ इसमें, r और h, तो इस वजह से पावर क्या लग गया, 2 लग गया, या फिर इसे आप कह सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सिलेंडर द एंड होता है। इसके बाद बात आती है कोण की, हम कोण वाला पार्टीशन अगले सेशन में देखेंगे, ठीक है।